हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस 9 बजे की क्लास में, जिसमें हम जनरल साइंस को डिस्कस करेंगे। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर अगला जो सब्जेक्ट शुरू हो वो हमारा जनरल साइंस का हो। तो आपके क्वेरी के ऊपर ही हम इस वीडियो को लेकर के आए हैं। आपका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, ये लेक्चर आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है, आप लोग का परफॉर्मेंस कैसा है, आप लोग पार्टिसिपेट कैसा करते हैं। परफॉर्मेंस बेहतर ना हो तो भी चलेगा, लेकिन पार्टिसिपेट आपका होना बहुत ज़रूरी है। तो जितने लोग भी इस क्लास में जुड़े हैं, पिंकी मैम, वैशाली मैम, विजय शंकर काली जी, प्रभाकर जी, विदित जी, बिट्टू, राकेश जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ममता, आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, इस मेरे प्लेटफॉर्म पर उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप जितने लोग जुड़े हैं, सबसे पहले एक बार सब लोग थम्स अप करिए। हेलो सर, हम रेडी हैं, जल्दी बताइए। ठीक है, चलिए सेशन को शुरू करें। और हाँ, यदि इनमें से कोई भी यदि ऐसा बंदा है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। तो अब ठीक है, हमारा वहीं मोटिवेशन के नाम पे वहीं रहेगा कि नो मोटिवेशन, है ना। पढ़ने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे लड़के हैं। ठीक है, हम लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, लड़के ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे महिलाएं भी हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला सवाल ये रहा कि हमारे पास वेपर फॉर्मेशन बिफोर बॉइलिंग पॉइंट इज। देखो, विदित जी बार बार कह रहे थे आप ना कि सर क्वेश्चन को इंग्लिश में लाइए, तो मेरे लाल मैंने चिंटू से टाइप करवा के क्वेश्चन को मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में किया है। बहुत बहुत मेहनत लगा है। आप समझ सकते हो कि सर्विस करना फिर उसके बाद, है ना। तो इसलिए प्लीज़ लाइक कर देना यार। क्वथनांक से पहले वाष्प बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। अरे नहीं, फ्रीजिंग नहीं कहते। जल्दी बताओ आंसर। विजय शंकर काली जी बताइए। पिंकी मैम कम ऑन, जल्दी बताइए आंसर। वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास इवोपरेशन, मतलब वाष्पीकरण। वाष्पीकरण हमारा करेक्ट आंसर होगा। जिसका जिसका आंसर आया होगा पहले अपना पीठ थपथपा लेगा कि भाई आप बिल्कुल सही हो। हम बात करें वाटर की। वाटर की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में आप जान लीजिए। अच्छा, हमने फिर से वही कॉन्सेप्ट लागू होगा, क्योंकि जो मैं स्क्रीन पे लिखूंगा वो पेपर में आया है। वेरी गुड, चलो शुरू हो जाओ। इसका जो डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी मतलब रो। पिंकी मैम, डेंसिटी को हम रो से दिखाई देते हैं। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है बताओ? m/v होता है इसका फार्मूला। अब यहाँ से तुम निकाल लो बेटा, यहाँ से निकाल लो क्या, आप यूनिट निकाल लीजिए। तो यम का क्या हो जाएगा? किलोग्राम, और वी का क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा? डेंसिटी का क्या मात्रक हो जाएगा। और वाटर की जो डेंसिटी होती है कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। वेरी गुड। ये बताओ आप, पारा का डेंसिटी कितना होता है? जल्दी बताओ आप, पारा का डेंसिटी कितना होता है घनत्व? जल्दी कमेंट बॉक्स में छापो सब लोग। क्या हुआ, एनर्जी लो हो गई क्या? स्टार्टिंग में ही सो रहे हो क्या सब लोग? पारा का कितना होता है? वेरी गुड। पारा कितना होता है? 13.6 गुणित 10⁻³ क्या किलोग्राम पर मीटर क्यूब? बिल्कुल सर। इसका मतलब ये हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे 10⁻3, यहाँ पे 10⁻3 मतलब 1000। तो जो हमारा ऐसे भी रेलवे लोको पायलट में सवाल पूछा था, मेरा लखनऊ में पेपर हुआ था, उसमें कहा गया था कि ओपी बेटा ये बताओ कि जो पारा का घनत्व है जल के घनत्व का कितने गुना है। तो मेरा तो बैकग्राउंड है साइंस, तो इसलिए मैंने कह दिया सर ये 13.6 गुना है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी इंसान को यदि हम पारे में फेंक दें तो वो डूबेगा नहीं, वो डूबेगा नहीं। इसका मतलब ये हो गया मेरे लाल कि जो पारा है, पारा वैसे तो धातु है। प्रश्न कई बार ये भी पूछा गया है, तो कौन एकमात्र जो धातु है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है? बोलो हाँ कि ना, पूछा है कि नहीं? कौन एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है? आपका करेक्ट आंसर होगा सर पारा। पारा क्या होता है? मरकरी, Hg। क्लियर हुआ। मरकरी जो है वो हमारे पास धातु है, लेकिन फिर भी वो एक द्रव अवस्था में पाया जाता है। मजाक मजाक में भी ये भी पूछा गया है, कौन सा ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो आपका जवाब होगा सर ब्रोमीन। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं बोलो। चलो वेरी गुड, आगे चलें। सेशन अपने ग्रुप में आप जहाँ जितने भी सोशल मीडिया पे यदि आप हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी होंगे हर जगह आप वायरल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं फेसबुक नहीं चलाता रे देवा। ठीक है, ठीक है। ये देखो आ गया सवाल कि कार्य हमारा कार्य सदिश होता है या अदिश? मेरे लाल एक बात हमेशा याद रखना कि राशियां दो प्रकार की होती हैं। राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक होता है सदिश और एक होता है अदिश।
सदिश राशि क्या होती है ये भी पूछा जा चुका है। सदिश राशि वे भौतिक राशि होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा की आवश्यकता होती है। तो याद रखना सदिश में क्या होता है, परिमाण प्लस क्या, परिमाण प्लस दिशा। लेकिन अदिश में क्या जरूरत पड़ती है, केवल परिमाण की, केवल परिमाण की। याद रहेगा कि तब सवाल होता है सर कार्य क्या है, तो कार्य का सूत्र क्या होता है, W बराबर F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब कि फोर्स इज अ क्या, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज अ क्या, क्या बोलो बोलो बोलो, वेक्टर। इट मीन्स कि यदि हम दो जब वेक्टर का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो राशि निकल के आती है वो क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। ये भी पेपर में पूछा गया है कि जब दो सदिश राशियों का गुणन होता है तो जो प्राप्त राशि होती है वह क्या होता है, एक अदिश राशि होती है। इसका मतलब कार्य हमारा क्या है, एक अदिश राशि है। क्योंकि अदिश राशि वे राशि होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। बोलो यस या नो। चाल क्या है, अदिश राशि है। दूरी क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सदिश राशि क्या होती है, हमने अभी बताया, जिनको व्यक्त करने के लिए क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होती है। वेग, त्वरण, बल कैसी राशि है, वेग, त्वरण, बल कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है। अरे रेलवे का ऐसा फेवरेट सवाल है यार। वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन। FPS, अरे याद रखो FPS क्या होता है, ये होता है FPS है ना, फुट पाउंड सेकेंड। में लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई क्या है, फुट, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, फुट। CGS में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, CGS लिख लो, CGS सेमी ग्राम सेकेंड। तो CGS में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम। ठीक है ना, क्या होता है, ग्राम। और एक सवाल ये भी पूछा जा चुका है कि और ऐसा कौन सा मात्रक है जो कि, कौन सी राशि है जो कि तीनों पद्धतियों में, कौन कौन सी पद्धति भाई बताओ, कौन कौन सी पद्धति, ये होता है MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS, इसका मॉडिफाइड होता है SI। ये मत करना, चार है ना। तो चारों पद्धतियों में किसका यूनिट नहीं बदलता, तो याद रखना सेकेंड। सेकेंड एक ऐसा है जो समय राशि है ना, उसका यूनिट सभी में समय का मात्रक सेकेंड ही रहता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ, बोलो यस या नो। आगे चलें, बिल्कुल। ये देखो, ये क्लास आपको 1 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो कि आपके पिछले साल के पेपर में न आया हो, है ना। और ये मैंने सिर्फ SSC से उठाया है प्रश्न, और जगह जगह से बहुत जगह प्रश्न आते हैं। ठीक है, आप जल्दी सोल्व कीजिए। पिंकी, वैशाली मैम, विजय शंकर काली, आप लोग क्या कर रहे हो, आंसर दो जल्दी जल्दी। चलिए, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, एक बार हमेशा याद रखना। जब भी कोई सॉलिड प्रॉपर्टी तय होती है, पहले सॉलिड हो, फिर उसके बाद लिक्विड हो, फिर उसके बाद गैस हो। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चले आते हैं, मतलब लिक्विड को बाईपास कर देते हैं। मतलब ठोस से यदि आप आग के सामने लेके आओगे, हीटअप करोगे मेरे लाल, वो तुरंत वाष्प बन जाएगा। तो यह वाष्प बनने की क्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। बोलो हाँ कि ना, वेरी गुड। जब भी पानी को हम ठंडा करते हैं ना, कंडेंसन है ना, कंडेंसेशन, जब भी पानी को ठंडा करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं मेरे लाल, संघनन कहते हैं। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन से रेलवे जेई में प्रश्न आया था प्री में कि ये बताओ कि सूर्य से पृथ्वी तक जो सूर्य की किरणें पहुंचती हैं कौन से माध्यम से पहुंचती हैं, तो आपका जवाब होगा सर रेडिएशन। एक सवाल ये भी पूछा गया था SSC जेई में कि कोई बंदा ठंडी में आग ताप रहा है, आग को ताप रहा है आग जला के, और कह रहा है कि जो आग की जो हीट है उस बंदे तक कौन से माध्यम से पहुंच रही है, तो उसका भी जवाब होगा सर रेडिएशन। क्या होगा, रेडिएशन। और रेडिएशन का एक बार सूत्र बता दो क्या होता है, हीट इज इक्वल टू रो T की पावर 4 डेल्टा T की पावर 4, जो मतलब टेम्परेचर का 4 गुना अधिक तेजी से ये प्रवाहित होता है। क्योंकि बीटेक में ये अच्छे से थर्मल इंजीनियरिंग में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, तो डोंट वरी, आपको इतना सिर्फ पढ़ना है कि जो सबसे तीव्र गति से उष्मा का स्थानांतरण होता है वो होता है विकिरण के माध्यम से। ठीक है, उष्मा का जो प्रवाह होता है वो 3 माध्यम से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज 3 टाइप्स, फर्स्ट इज वन कंडक्शन, सेकेंड इज वन कंडक्शन कन्वेक्शन, थर्ड इज वन रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन में क्या होता है, मैक्सिमम बहुत तेजी से क्या होता है,
हीट का ट्रांसफर होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऊर्ध्वपातन में दाल। याद रखना आयोडीन कपूर दो ऐसे पदार्थ हैं जो हमेशा ठोस से डायरेक्ट वाष्प में बदल जाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? वेरी गुड, आगे चलें। ठीक है, ये लो सवाल जल्दी जल्दी। ये भी प्रश्न आ चुके हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? ये होता है हमारे पास 36.7 डिग्री सेंटीग्रेड। कहीं पे 36.8 होगा तो लड़ने मत लगना कि सर वहाँ पे तो इतना दिया था, कहीं 36 से दिया हुआ लड़ने मत लगना, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध मतलब रुकावट, रुकावट मतलब प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। ओम को ऐसे लिखते हैं, है ना। आप कमेंट बॉक्स में ये छापो कि यदि हमारे पास 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। यदि 3 हमारे पास सीरीज में जो लगे हुए हैं, यदि पैरेलल में लगे हैं तब कितना होगा। और साथ ही साथ में ये बताओ आप कि यदि 3 प्रतिरोध को हम 3 प्रतिरोधों को यदि हम पैरेलल में जोड़ दें तो प्रतिरोध घटेगा कि बढ़ेगा, ये भी बताओ। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है, मतलब कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 गुरुत्व 10 क्या -11, है ना। इसका यूनिट आप बताओ। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? अरे यार, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अप्रोक्सीमेट आप जनरली 10 लेते हैं। जनरली कितना लेते हैं? 10 कैलकुलेशन के माध्यम से, है ना, क्योंकि 9.81 का मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो आप 10 ले लेते हैं। वेरी गुड। जैसे हमने कहा कि आपको मैंने जो रिचार्ज किया आपके मोबाइल में ना, मतलब कि आप मैंने नहीं किया, 199 रुपये का आप में रिचार्ज हुआ तो आप क्या कहते हैं? यार 200 रुपये का रिचार्ज हुआ मेरे में, ठीक है। तो बस यही कंडीशन है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर के चला जाता है, ठीक है। गति के कितने समीकरण होते हैं? गति के 3 समीकरण होते हैं, याद है कि नहीं? गति के 3 समीकरण होते हैं। बचपन में आपने पढ़ा है कि नहीं? गति के कितने समीकरण? लिख लो यहाँ पे भैया मेरे। पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। v क्या है? अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग, ये त्वरण, t समय। दूसरा समीकरण क्या होता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या होता है? v स्क्वायर बराबर के u स्क्वायर प्लस के 2as। ये गति का तीनों समीकरण। बचपन की बातें याद है कि नहीं? भूल गए? बचपन की बातें आप भूल गए क्या? ठीक है। और आप टीवी सेकंड में चली गई दूरी का फार्मूला बता दो, ठीक। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ आप गति किसे कहते हैं? आप बताओ गति किसे कहते हैं? गति किसे कहते हैं? चलो छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ, ठीक है, टाइम लगेगा, आप भाग जाओगे क्वेश्चन छोड़ के, है ना। यदि हमारे पास ये मेरा चिंटू है, चिंटू, यदि कोई पिंड, विज्ञान में पिंड लेके चलते हैं ना, कोई पिंड समय के साथ स्थिति परिवर्तन कर रहा है। स्थिति मतलब कि दिशा और दशा, स्थिति परिवर्तन कर रहा है तो कहा जाता है कि पिंड क्या है? गतिमान है। इसका मतलब ये हुआ कि जरा आप घड़ी समय के हिसाब से देखो अपने आप को। आप ये बताओ 6 बजे कहाँ पर थे, 7 बजे कहाँ पर थे? क्या आपका प्लेस चेंज हो रहा है क्या? प्लेस चेंज हो रहा है क्या? कुछ लोग कहेंगे सर हम तो सुबह दोपहर 12 बजे से लेकर के 8 बजे तक या 9 बजे तक अभी तक एक ही जगह बैठे थे। मेरे लाल आप बैठे थे, ठीक है, आपका स्थिति चेंज नहीं हुआ। आप बताओ क्या इधर उधर देख नहीं रहे थे क्या? जब इधर उधर आप देख रहे थे तो भी आपका दिशा चेंज हुआ। जब दिशा चेंज हुआ तो क्या हुआ? आपके अंदर गति आई। तो समय के साथ यदि कोई पिंड में स्थिति परिवर्तन होता है या दिशा परिवर्तन होता है तो कहा जाता है कि पिंड क्या है? गतिमान है। एक बार सोचो कि अभी आप हो सकता है लेक्चर से पहले आप कहीं मार्केट गए होगे सब्जी लेने, हो सकता है लेक्चर से पहले आप कहीं गए होगे, छत पे घूमने गए होगे, हो सकता है मार्केट से पहले आप फ़ोन पे बात कर रहे होगे सेशन से पहले। इसका मतलब कि आपके अंदर गतिमान है, यही गति है। गति के 3 समीकरण होते हैं। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ये सवाल लो, बताओ जल्दी। क्या सबका एनर्जी डाउन हो रहा है क्या? पहाड़ों पर पानी उबलता है। वाटर बॉयल्स ऑन द हिल्स एट मोर देन 100 डिग्री, एट लेस देन 100 डिग्री, 10 डिग्री। ओके, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? पहाड़ों पे देखिए, एट नॉर्मल में क्या होता है कि नॉर्मल में हमारा जो पानी उबलता है वो 100 डिग्री पे उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन पहाड़ों पे जब जाएंगे तो पहाड़ों पे हमारा वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब जो होता है कम होता है। तो क्या होगा? जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तो जो पानी होगा 100 से कम पे उबलना शुरू हो जाएगा। जब 100 से कम पे उबलना शुरू हो जाएगा मेरे दोस्त, तो पहाड़ों पे जो खाना होगा वो देर से पकेगा। याद रखना, ये भी पूछा जाता है कि खाना कहाँ पे देर से पकेगा, खाना कहाँ पे देर से पकेगा। याद रखना, जो पहाड़ होंगे यहाँ पे खाना पकने में टाइम लगेगा और हमारे
घर की अपेक्षा, जो एट सी लेवल की अपेक्षा, ठीक है ना, याद रखना। 1083 ये कापर का गलनांक है, किसका? कापर का। ओके, आगे चलें, ठीक है। नेक्स्ट, चलो इसका जवाब दो सब लोग। 5 क्वेश्चन में आपको कितने आता है जल्दी बताओ। सबकी एनर्जी डाउन हो रही है क्या? जल्दी बताओ। चलो ये देखो, पहला सवाल कह रहा है केल्विन और सेंटीग्रेड में क्या संबंध होता है, जल्दी बताओ। पारे का घनत्व कितना होता है, जल का घनत्व कितना होता है? पारे का घनत्व हमने अभी बता दिया, कितना होता है? 13.6 × 10⁻³ क्या किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका, और जल का कितना हुआ? जल का होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि पारा एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में है, और इस द्रव अवस्था में यदि आपको हम फेंक देंगे ना तो आपको तैरने की जरूरत नहीं है, आप डूबोगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व क्या है? अधिकतम है। वेरी गुड। एक सवाल ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा है एसएससी में, कि साफ जल और गंदे जल किस में तैरना आसान होगा। मेरे दोस्त हमेशा याद रखना, जो गंदा जल होगा उसमें तैरना आसान होगा। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वेरी गुड। वाष्प और गैस में क्या अंतर है, बताओ जल्दी। तेल और घी में क्या अंतर है ये भी बताओ। केल्विन सेंटीग्रेड में क्या संबंध है, जल्दी बताओ। तो मैं एक फार्मूला रखूँगा, आप इसको देख लेना, केल्विन और इसमें संबंध। देखो, एक होता है K-0, या फिर सिंपल याद रखना, सबसे सिंपल यही है कि आप केल्विन में बदलने के लिए 273 प्लस सेंटीग्रेड कर देना, ठीक है ना। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ में आप एक सवाल इसका भी देख लेना आप, कि वाष्प और गैस में क्या अंतर है। देखो, जो कमरे के ताप पे, मतलब कमरे के ताप जनरली कितना लेके चलते हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कमरे के ताप पर जो ठोस अवस्था में है, या फिर कमरे के ताप पे जो द्रव अवस्था में है, इसे गर्म करने पर जब ये भाप बनता है तो हम क्या कहते हैं? जब कोई कमरे के ताप पे एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो भी आप लेते हैं, कमरे के ताप पे जो द्रव है, द्रव को जो आप हीट करेंगे तो वो जब बनेगा गैसियस अवस्था में आएगा तो उसे हम कहेंगे वाष्प कहेंगे। और जो कमरे के ताप पे गैसियस अवस्था में है, गैस अवस्था में, जैसे ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, आर्गन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इन सबको क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। आई होप क्लियर हुआ। जो कमरे के ताप पे गैस अवस्था में है, हाँ गैसियस अवस्था में है, उसे आप गैस बोलो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। लेकिन जो कमरे के ताप पे जो द्रव अवस्था में है, उसे हीट करने पर उसमें से वाष्प निकलने लगा, उसमें से गैस निकलने लगी, उसमें से धुआं निकलने लगा, उसे हम वाष्प कहेंगे। तेल घी में क्या अंतर है? सिमिलर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके किचन में, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके किचन में जो द्रव अवस्था में है उसे आप तेल कहोगे, और जो ठोस अवस्था में उसे आप घी कहोगे, ठीक है ना। तेल घी का जो रासायनिक सूत्र होता है दोनों का समान ही होता है। अब टेस्ट की बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है। अब कहोगे आप सर गर्मी में तो सब दोनों बराबर है। भाई 25 डिग्री गर्मी का टेम्परेचर कितना होता है? अप्रॉक्सीमेट 35 प्लस जाता है, ठीक है। तो मैं 25 की बात कर रहा हूँ। आगे चलें, ठीक है। ये लो 4 नंबर का सवाल है, जल्दी बताइए सब लोग। और हाँ, कोई मतलब सेशन को बढ़िया से आप देखिए, ठीक है, एकदम अच्छे से। अब सेशन आपकी वजह से मतलब हमें छोटा रखना पड़ता है, क्योंकि आप बोर हो जाते हो, ठीक है। 1 घंटा का सेशन भी नहीं करने देते आप। क्वेश्चन कह रहा है कि उबलते जल की अपेक्षा वाष्प से ज़्यादा जलन होती है। इट बर्न मोर देन वेपर देन बॉइलिंग वाटर। इसका मतलब कि यदि आपको हम गर्म पानी उबाल के पानी आपके ऊपर फेंकें, कितना आप लोग मासूम, आपके ऊपर क्यों फेंकेंगे, ठीक है। यदि हम टेम्परेचर को मेजरमेंट करें उबलते हुए पानी से यदि हम जलें, ठीक है, या फिर एक वाष्प से यदि हम जलें, भाप से यदि हम जलें, तो दोनों में सबसे ज़्यादा अधिक खतरनाक कौन होगा? तो इसका जवाब होगा सर वाष्प ज़्यादा खतरनाक होता है। इसका जवाब है क्यों? क्योंकि देयर इज अ लेटेंट हीट इन स्टीम, क्योंकि जो भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, शरीर में नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, देयर इज अ लेटेंट हीट इन स्टीम, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा अधिक होती है उबलते हुए पानी की अपेक्षा, ठीक है। हालांकि आज तो पानी से जलने की ज़रूरत ही नहीं है। इंसान यहाँ पे तो किसी को जलाने की ज़रूरत ही नहीं है। आदमी से जल रहा है, स्टूडेंट से जल रहा है। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं करना है। आप एक अच्छे नागरिक बनिए, ठीक है। ये जिलस की भावनाएं बिल्कुल दूर कीजिए, ठीक है। कौन किसको यहाँ पे सदियाँ गुजारनी है यार, ठीक है। छोटी सी ज़िंदगी है। चलिए आगे।
ये लीजिए सवाल, बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? बल आघूर्ण मतलब समझते हो, जो आप पेप्सी का बोतल घुमा के खोलते हो ना, बल आघूर्ण है वो। फिर भी आप नहीं समझे, आपको कैसे बताएं? आपने सूत्र पढ़ा होगा, टाउ इज इक्वल टू के एफ इंटू डी। तो बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? फोर्स का मात्रक न्यूटन हो गया, डिस्टेंस मीटर, तो न्यूटन मीटर क्या होगा? बल आघूर्ण का मात्रक होगा। और बल आघूर्ण कैसी होगी? एक यहाँ एक अदिश राशि होगी और बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर। और जहाँ पे न्यूटन मीटर आए मेरे लाल, इसको जूल कर देना। और कार्य का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक भी जूल होता है। उष्मा का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। इतनी बात क्लियर हुई? एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? एक प्रकाश वर्ष में लगभग अप्रोक्सीमेट 10 के घाते 16 मीटर होते हैं, या करेक्ट बोला जाए तो 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर, करेक्ट। अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि वे राशि होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी हु आर डिपेंडेंट ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, ठीक है। तो बस यहीं आप याद रखना। चाल की बीमा क्या होती है? चाल की बीमा निकाल लो मेरे लाल। चाल का सूत्र क्या होता है? v इक्वल टू के क्या होगा? मीटर पर सेकंड होता है। तो मीटर को हम क्या लिखेंगे? l, और सेकंड को कैपिटल T में। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? LT-1। यही क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा हमारे पास चाल की बीमा। भौतिक विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सर आइजैक न्यूटन को। किसको? सर आइजैक न्यूटन को, है ना। न्यूटन के 3 नियम आपने सुना होगा। दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, आपको पता होगा। और जो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से रॉकेट को हम लॉन्च करते हैं, ये भी प्रश्न आ चुका है। ठीक, आगे चलें। सबकी एनर्जी डाउन हो रही है क्या? बताओ जरा, सबकी एनर्जी डाउन हो रही है? 5वां नंबर का क्वेश्चन, जल्दी बताइए। उष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा पर आधारित है? हालांकि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में इसको बहुत डिटेल में पढ़े थे, आपको डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लेना। जो फर्स्ट लॉ था उसमें कहा गया था कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट विल बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। मतलब उष्मा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। यह एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म से, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। अब सवाल होता है सर कैसे, हाउ, कैसे? तो पहले बताओ, आप इसका नियम बताओ, फिर मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, गुड। सब लोग, पिंकी जी, वैशाली मैम और प्रभाकर जी, राकेश जी, जितने लोग भी जुड़े हैं, आप सब लोग बताइए प्लीज़। और 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिनका मैं अक्सर नाम लेता हूँ। ये बच्चे ऐसे हैं जो कि रेगुलर क्लास करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सच में आप ऐसे ही अपने जुनून, अपने जज्बे को बनाए रखिए। निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त करेंगे। ठीक है, आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। यदि ठाने हैं आप तो आपको पक्का मिलेगा। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम। तो ये होगा हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर, करेक्ट, वेरी गुड। एक सवाल और आता है कि जो कंटिन्यूटी लॉ है, कंटिन्यूटी लॉ है ना, कंटिन्यूटी लॉ, ये किस प्रिंसिपल पर बेस है? और आप ये बताओ कि जो बर्नौली थ्योरम है, बर्नौली थ्योरम, ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? आप ये भी बताओ, है ना। तो कंटिन्यूटी क्या होता है? कंटिन्यूटी जो होता है वो मास कंजर्वेशन पे डिपेंड होता है। मास कंजर्वेशन मतलब द्रव्यमान के संरक्षण पे आधारित होता है। और जो बर्नौली थ्योरम होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे संरक्षण करता है। ठीक है, इस पे आधारित होता है। वेरी गुड, चलिए आगे चले हम। ये सवाल देखिए, सारे सवाल कहीं से आप कह नहीं सकते कि सर ये सवाल जो है ना वो तो आसान था। भाई आसान आपको लगता होगा क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से रहे होंगे, है ना। तो आसान नहीं है। जब आप एक ही दिमाग है, एक ही दिमाग में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, है ना, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सब कुछ जब डालोगे ना तो जब रात में सोओगे ना सब एक ही मिक्स हो जाएगा। आप कन्फ्यूजिया जाओगे कि हमें क्या सही करना है क्या गलत करना है। इसलिए रिवीजन जरूरी है। जानते तो आप सब हो। चलो, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, आप एक बार प्रश्न आया था सीजीएल में कि जो आपके आंसू होते हैं ना, आंसू आए है, रोने मत लगना आंसू का नाम सुन के, जो आंसू होते हैं उसका जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है? तो याद रखना, जो उसका जो अपवर्तनांक होता है 1.442 के करीब में होता है समथिंग। ठीक है ना, ये ऑप्शन में करेक्ट माना गया था।
प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम? भाई प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। बताऊं क्या? रुको बता रहा हूँ तुरंत। ठोस में ध्वनि की चाल कितनी होती है? रुको मैं ठोस द्रव गैस तीनों बता दे रहा हूँ। कार्य का सीजीएस मात्रक कितना होता है? चलो प्रकाश के 2 नियम हैं। ठोस में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 5110 मीटर पर सेकेंड। ठोस में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। द्रव में 1440 मीटर प्रति सेकेंड और हवा में कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। और यही वजह है कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। जब बादल गड़गड़ाते हैं तो बिजली पहले चमकती है और ध्वनि बाद में सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और जो ध्वनि की चाल है 332 मीटर पर सेकेंड है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? कार्य का सीजीएस मात्रक होता है अर्घ, और एक अर्घ में 10⁻⁷ जूल होता है। करेक्ट। बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन, और एक डाइन में 10⁻5 न्यूटन होता है। अरे मैं लिख दूं क्या है? ये लो, आओ यहाँ पे। परावर्तन के नियम देखो क्या होता है कि जब भी ये हमारे पास सिंपल रेखा होती है, 2 नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है कि जब भी कोई, ये होती है आपतित किरण और होता है आपतन बिंदु होता है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर, मतलब कोण आई बराबर की कोण आर। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण यदि 60 अंश का है तो ये भी कितने अंश का होगा? ये भी 60 अंश का होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं, यही है। ठीक है। और मैं एक बात और बता दूं, और कहीं में छूटा था? ठीक है, आप ये लिख लो, जो सॉलिड लिक्विड गैस में स्पीड ऑफ साउंड नोट कर लेना अपने कॉपी पे। ये लिख लो, सॉलिड, लिक्विड और ये गैस। सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में, फिर गैस में कितना? एक अप्रोक्सीमेट डाटा याद रखना, 5110 मीटर पर सेकेंड। इसमें हो जाएगा 1440 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा हमारे पास 332 मीटर पर सेकेंड। सभी मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, चलिए आगे चलें। प्रकाश तरंग किस प्रकार का है? वेरी गुड, ये सवाल बहुत बढ़िया है। सब लोग, जितने लोग जुड़े हैं, सब लोग इसका जवाब दो। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? एक बात याद रखना कि इस पर भी हमारा क्या चलता है? कंट्रोवर्सी चलता है, क्योंकि जिसने भी इंटर अच्छे से पढ़ा होगा कभी ज़िंदगी में तो उसको पता होगा कि प्रकाश की प्रकृति को परिभाषित करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने आपस में तर्क वितर्क करते रहे। जैसे आप देखोगे यूट्यूब पे ना, तो कई सारे टीचर हैं आपस में हमेशा लड़ रहे होते हैं। ठीक, और पता नहीं क्यों, मतलब आपस में लड़ रहे हैं। वो इसको ब्लेम करेगा, हाँ मेरा टॉपर है ये, वो उसको ब्लेम करेंगे कि हाँ मेरे टॉपर हैं, वो इनको ब्लेम करेंगे आपस में। मतलब इन्होंने मतलब एक अलग का माहौल क्रिएट कर दिया है। जो टीचर की जो गरिमा होती, समझ नहीं आता कि हम जो बच्चे टीचर से इतना प्यार करते थे, अब उनको समझ नहीं आता कि हम क्या करें। बच्चे मतलब कन्फ्यूज हैं। ठीक है, तो एक अलग तरह से मतलब कि ठीक है, फिलहाल मेरा वो सब मुद्दा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मुझे कोई इन समय वो नहीं है। मेरा अच्छा लगता है पढ़ाना, है ना। नहीं तो मैं भी चाहूँ तो मैं आराम कर सकता हूँ भाई, मैं भी सर्विस कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बच्चों से मुझे बहुत प्यार है। चलिए, ये व्हाट टाइप ऑफ तरंग, देखो क्या है ना कि हमने बताया कि जो कुछ वैज्ञानिक कहेंगे कि अनुदैर्घ्य तरंग है, कुछ वैज्ञानिक कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि सबसे मोस्ट अप्रोक्सीमेट जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास होगा ट्रांसवेव, अनुप्रस्थ तरंगे। प्रकाश को हम कैसा मानते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। अरे याद रखो, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा प्रकाश के गुण। प्रकाश सीधी रेखा में चल सकता है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है ना। प्रकाश अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवीकरण, व्यतिकरण के नियमों का पालन करता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, तो कुछ वैज्ञानिकों ने अनुप्रस्थ तरंग देकर के व्याख्या किया, कुछ ने अनुदैर्घ्य। तो आप हमेशा याद रखना, या तो यदि ऑप्शन में अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य दोनों है तो आप तो टिक कर देना वो सवाल, ऑप्शन जहाँ पे दोनों हो। यदि वो सवाल नहीं है, ऑप्शन में अलग अलग है, अनुदैर्घ्य अलग अनुप्रस्थ अलग, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको पहले सिलेक्शन लेना है। ठीक है, हालांकि जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इस पर तो आज भी विवादित है कि दोनों में क्या सही है, लेकिन आप इस पर करेक्ट कर लेना। और दोनों ऑप्शन में तो दोनों पे टिक करके आप आगे बढ़ लेना। ठीक है, आगे चलें। गुड। अब प्रकाश की चाल कितनी होती है जरा बताओ तो? प्रकाश की चाल कितनी होती है बताओ? प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताओ कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है यार? ग्लास में प्रकाश की चाल कितनी हुई है? पिंकी, वैशाली, विजय शंकर, काली, विदित, प्रभाकर, राकेश, क्या कर रहे हो आप लोग यार? हैं, बताओ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास भाई, ये तो हो जाएगा 1.5 × 10 पावर क्या 8 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, चलें आगे। बहुत अच्छा लग रहा है यार। ठीक,
ये देखिए सवाल आया ना अभी सवाल। और ये इंडिकेशन बस नहीं दिया गया है, क्यों? क्योंकि बहुत मेहनत लगती है टाइप करने में, तो हम लोग क्या करें फिलहाल, अब रोएंगे तो आप मानोगे नहीं। ठीक है, एक समतल दर्पण पर आपतित कोण 60 कोण बनाए तो परावर्तन कोण कितना? अरे मेरे लाल, अभी मैंने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया बताओ जरा, क्या पढ़ाया? ये लो, ये आपतन परावर्तन के नियम हमने पढ़ा रखा है, देखो जरा। ए आपतन बिंदु हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, है ना। जो हमारे पास कोण ए ओ बी होगा, कोण ए ओ बी जो होगा कितने अंश दिया है? 60 अंश, ये दिया है 60 अंश। तो समतल दर्पण, तो परावर्तन कोण पूछा है तो परावर्तन का नियम लगा देंगे हम, ठीक है। तो कितना होगा? आपने सुना होगा ए होता था आई, ये होता था आर, आपस में दोनों क्या होते थे? बराबर। तो कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और परावर्तन कितने नियम थे? 2 नियम थे। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 1। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? ये तो पता होगा सबको, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? बताओ। रो इजल टू, बताओ सिग्मा इजल टू क्या होता है? जल्दी बताइए। सिग्मा इजल टू F/L, यही तो फार्मूला होता है ना। बोलिए पिंकी मैम, यही तो होता है पृष्ठ तनाव फार्मूला, है ना। फोर्स पर यूनिट लेंथ, यही तो होता है, या फिर एनर्जी पर यूनिट एरिया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास, यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का निकालो। फोर्स को किस में लिखते हैं? न्यूटन में। लेंथ को मीटर में, तो न्यूटन पर मीटर इज ए करेक्ट आंसर। सरफेस टेंशन, क्लियर। ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ये मतलब कुछ नहीं मेंशन है, मतलब एयर में पूछा है 332 मीटर पर सेकेंड। सॉलिड में पूछा होता तो 5110, लिक्विड में पूछा होता तो 1440। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। घन कोण का मात्रक स्टेरोडियन। कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का मात्रक स्टेरोडियन। या समतल कोण का मात्रक भी पूछा जाता है, पेपर में आ चुका इसलिए मैंने लिख रखा है। ताप के कितने स्केल हैं भाई? ताप के 4 स्केल हैं। कैसे कैसे? र्यूमर, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड, केल्विन, 4 स्केल हैं, याद रखना एक बार फिर से। र्यूमर, केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस। याद हुआ कि नहीं? चलो आगे चलें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर व्हेन लाइट गोज थ्रू। बहुत प्यारा सवाल है ना, बहुत प्यारा सवाल है। ठीक, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे? आप सिर्फ हमें ये बता दो, ठीक है, कि जो जल में जो प्रकाश की चाल होती है, इसे भीजी लिख रहा हूँ, जल में प्रकाश की चाल ये कितनी होती है ना। और आप जो वैक्यूम होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? बताओ, आप जल्दी बताओ। गलतियां मत करना, बस सामने आप नहीं हो, बस यहाँ से हम कुछ नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत करोगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है हीरे से कांच में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, फ्रॉम डायमंड टू ग्लास, ठीक है। जो जल में प्रकाश की चाल होती है वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आपको, यदि आप जरा सा भी आपके पास दिमाग है ना, आखिर दिमाग तो है, लेकिन आप जरा सोचना कि इसका मतलब है कि वैक्यूम से यदि, है ना, वैक्यूम से यदि हमारा किस में जा रहा है? जल में। जल मतलब वाटर लिखना चाहिए था यार, जी लिख दिया हमने। अब लिख लो तब, V ग्लास में कितना हो जाएगा? 1.5 × 10 कितना 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि जैसे जैसे जो प्रकाश है सघन माध्यम में जाएगा, है ना, डेंसर मीडियम में जाएगा, तो प्रकाश की चाल कम होगी। आप पोखरा में कभी ज़िंदगी में गए हो क्या? बताओ, पोखरा तालाब में गए हो? आपने देखा होगा कि ऊपर का जो पानी होगा, पानी गर्म होगा और नीचे का पानी क्या होगा? ठंडा होगा। अरे गए हो कि नहीं? हाँ या ना बताओ। या फिर अपने टंकी का पानी देख लो, टंकी का पानी ऊपर क्या होगा? ऊपर गर्म होगा, यदि गर्मी के दिनों में देखना, ऊपर गर्म होगा लेकिन नीचे ठंडा होगा। अब आप नहीं गए हो तो हम क्या बताएं। ठीक है, आगे चले। ये लो सवाल, इसमें से कितने सवाल आते हैं? बस आप यस या नो बता दो कि सर आप हमें इतने सवाल में से मुझे इतने आ रहे हैं, जल्दी बता दो। अब एक बार बता दो बस। बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? भाई सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ यदि हल्की होती ना, वो तैरेगी। हल्की एक ही जैसे होगी जब उसका घनत्व क्या होगा? घनत्व कम होगा। तो यह होगा इसका आंसर जो करेक्ट होगा। रेलवे में पूछा गया है, अल्प घनत्व के कारण। रेलवे का बहुत फेवरेट सवाल है जनरल साइंस। अल्प घनत्व के कारण। सरल लोलक की लंबाई किस पर निर्भर करती है? सरल लोलक की लंबाई किस पर निर्भर करती है?
ये होता है आवर्तकाल पर। आपको एक फार्मूला पता होगा, T बराबर 2π√L/g, है ना। तो आपको पता होगा g तो कांस्टेंट है ना 9.8। ये तो यदि एक फिक्स प्लेस के लिए कर दिया जाए तो ये तो बिल्कुल फिक्स कर दिया जाए तो t किस पे डिपेंड कर रहा है, l पे, तो लंबाई किस पे डिपेंड करेगी, t पे। और लंबाई को यदि 4 गुना कर दें, प्रश्न ऐसे भी आया है कई बार कि यदि लंबाई को हम 4 गुना कर दें तो आवर्तकाल कितना होगा मेरे लाल। तो याद रखना, यदि हम लंबाई को 4 गुना कर देंगे √4 तो कितना आएगा आवर्तकाल, 2 गुना। लंबाई को 16 गुना कर दें तो आवर्तकाल कितना होगा भाई, 4 गुना। ऐसे सवाल बनते हैं एनटीपीसी, रेलवे, जेई, हर जगह पूछा जाता है। यदि हमें आवर्तकाल को 2 गुना करना है तो लंबाई कितना करना पड़ेगा, लंबाई 4 गुना करना पड़ेगा। यदि हमें आवर्तकाल को 9 गुना करना है तो लंबाई कितनी रखनी पड़ेगी, सरल लोल की 81 गुना रखनी पड़ेगी। ये सवाल होता है आपके पास, बस यहाँ से खेल गए ना, सब हो गया। जो बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे उनको समझ में आता होगा, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से पढ़े होंगे उनको समझ में आता होगा, या फिर जो इस तरह के कॉन्सेप्ट से खेले होंगे उनको समझ में आता होगा। ऐसा नहीं कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होगा उन्हें समझ में आएगा, नहीं। सिलेक्शन इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि आप इंजीनियरिंग किए हो, कि ग्रेजुएशन किए हो, कि बीए किए हो, या फिर आप कोई भी कोर्स किए हो। क्वेश्चन इस बात पे डिपेंड करता है कि आप पसीना कितना बहाए हो, ठीक है। जो पानी से नहाएगा सिर्फ लिवाज बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा मेरे दोस्त वो पूरी ज़िंदगी, पूरा इतिहास बदल देगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना। आगे चलें। क्या कारण है वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, भाई ये तो पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। याद रखना ये क्या होता है, किसकी वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, अभी मैंने बताया, किसकी वजह से, विकिरण की वजह से। और कितने समय में पहुंचती है पूछते तो 8 मिनट 22 सेकेंड, याद है कि नहीं, 8 मिनट 22 सेकेंड। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का घनत्व अधिकतम होगा। क्यों, क्योंकि उस पे आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गुड, आगे चलें। ये लीजिए 9 नंबर का क्वेश्चन, 9 नंबर का क्वेश्चन, आप ये बताओ 9 नंबर का क्वेश्चन। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसकी वजह से, द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज डिफ्रैक्शन, सेकंड इज वन इंटरप्रिटेशन, थर्ड इज वन स्कैटरिंग, फोर्थ बाय रिफ्लेक्शन। तो जल्दी बताइए आप, ठीक है। मैं सारे ऑप्शन को समझाऊंगा, है ना, लेकिन धीरे धीरे। आज तो मेरी पहले ही लेक्चर है इस पे, ठीक है। आपसे बस रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को बस अंदर तक देखो, अपने दोस्तों के साथ भी जोड़ो, उनको भी जोड़िए, है ना, ताकि और भी क्लास में हम लोग अच्छे से पढ़ सकें। एनर्जी मेरे अंदर आती है, कम बच्चे पढ़ते हैं तो थोड़ा सा मतलब लगता है कि यार, ठीक है। चलिए, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसकी वजह से, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। और एक सवाल और है कि सूर्य का उदय होना व अस्त होना ये किसकी वजह से दिखाई होता है, और इस सूर्य उदय और अस्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में छाप दो। और साथ ही साथ में ये आप ये बताओ कि सूर्य की जो एनर्जी है कौन सी प्रक्रिया की वजह से हमेशा बनी है ना। और ये बताओ जब बम फूटता है तो कौन सी एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है, और किस वजह से अपार जनधन की विध्वंसक हानि हो जाती है ना। बड़े बड़े बिल्डिंग वो चिथड़े हो जाते हैं, घर मकान, अपार जनधन की हानि होती है। नाभ की विखंडन है क्या, नाभ की संलयन है क्या। एक बात हमेशा रखना कि सूर्य की जो किरण है, सूर्य के प्रकाश के लिए जो क्रियाएं जिम्मेदार हैं, रासायनिक क्रियाएं, उसका नाम है नाभ की संलयन। क्या होगा, मैं लिख दूं क्या, अरे मैं लिख देता हूँ, नाभ की संलयन। मैं बात करूं यदि कि जो हमारे पास जो परमाणु जो बम है, बम को हम किस प्रक्रिया, उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, याद रखना नाभ की विखंडन, है ना। एक बार समझा दूं क्या क्या होता है, लो समझाई देते हैं एक बार। देखो, जो नाभिकीय विखंडन होता है, जो नाभिकीय संलयन होता है, जब जो छोटे छोटे जब अणु मिलते हैं ना, छोटे छोटे अणु मिलकर क्या हो जाते हैं, एनर्जी स्टोर कर देते हैं, एक हो जाते हैं, तो होता है नाभिकीय संलयन। जब कोई बड़ा नाभिक है, कोई इस पे इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रॉन से हम बमबारी करते हैं तो 2 नाभिकों में टूटने लगता है, ये टूटेगा, फिर अलग जब ये नाभिक आगे बढ़ेंगे तो इनमें से भी टूट जाएंगे,
फिर ये जाएगा आगे, इनमें से टूट जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, इनमें से टूट जाएंगे, इनमें से टूट जाएंगे, इनमें से टूटेंगे। इस तरह से जितने बढ़ते जाएंगे उनमें से टूटते जाएंगे। इस तरह से चयन हो जाएगा तो होता है हमारे पास नाभिकीय विखंडन। मतलब जितने बढ़ेंगे, ऐसा कहा जाता है कि जब हिरोशिमा नागासाकी में जब बम गिराया गया तो ऐसा कहा जाता है कि वो चैन आज भी कंट्रोल नहीं हो पाई है, आज भी वहाँ पे लोग अपंग पैदा होते हैं, है ना। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि जब जो बम होते हैं उसमें नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो एनर्जी बनती है वहाँ पे नाभिकीय स्थलन होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आज का हमारा ये लास्ट सवाल, ठीक है, ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। वाहनों में पीछे देखने के लिए दर्पण का प्रयोग किया जाता है, वेरी गुड। और साथ ही साथ में आप ये बताओ कि मेरा चिंटू ये है और इस चिंटू की जो लंबाई है, इस चिंटू की लंबाई हमारे पास मान लो 10 फीट है, 10 फीट है। अब चिंटू चाहता है कि यार मैं एक ऐसा आईना बनवाऊं जिनमें से मैं अपना पूरा शरीर देख लूं, मैं उसमें पूरा शरीर देख लूं। तो इस जो आईना होगा, जो दर्पण होगा, दर्पण की लंबाई कितनी होगी आप कमेंट बॉक्स में छापो, है ना। चिंटू मेरा 10 फीट का है, लंबा लग रहा है क्या? आप 5 फीट ले लो मेरे लाल, 5 फीट ले लो, 5 फीट लो, 5 फीट ले लो। चिंटू की लंबाई 5 फीट है। चिंटू चाहता है कि मैं अपना पूरा शरीर आईने में देख पाऊँ, तो उस आईने की लंबाई कितनी होगी आप बताओ, जल्दी बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास बिल्कुल सही क्या होगा, वाहनों में पीछे से देखने के लिए कौन से दर्पण यूज होते हैं? उत्तल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण यूज होता है? अवतल दर्पण। तो जो हमारे पास लंबाई होगी क्या होगा, ये हमारे पास हाइट का आधा मतलब h/2। तो 5 फीट का चिंटू है तो 2.5 फीट का हमें आईना ऑर्डर करना पड़ेगा। 10 फीट का चिंटू हो गया भविष्य में आकर के तो हमें 5 फीट का करना पड़ेगा, है ना। यदि आपकी लंबाई जितनी है उसका आधा आप ऑर्डर दे देना शीशा बनवाने के लिए, आप अपना पूरा चेहरा फुल देख पाओगे कि आप कैसे कपड़े पहने हो, किधर से फिटिंग लग रहा है, किधर से ढीला लग रहा है, देख सकते हो। तो आज क्लास हमारी यहीं तक। मेरा वीडियो कैसा लगा, आज का सेशन आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और जितने लोग भी जुड़े हैं आप लोग का फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया मेरे दोस्त। और इसका PDF आप व्हाट्सएप से भी जुड़ के ले सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ के ले सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड गुड नाइट।